साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे जो 24 तारीख को जो पेपर हुआ था, 24 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, अर्थात थर्ड शिफ्ट। कौन सी थी? थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उस थर्ड शिफ्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप अपने प्रश्नों का मिलान कीजिए, कितने प्रश्न आपके ठीक बैठ रहे हैं। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर आपके मेरे अकॉर्डिंग इतने प्रश्न बैठ रहे हैं तो आप सेफ जोन में, आपकी अच्छी तैयारी थी। तो अच्छे से आप देखिए प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 1 है, इसे आप अच्छे से भली-भाँति पढ़ लीजिए। और ये सी सीरीज़ है। कौन-सा सीरीज़ है? सी सीरीज़ है। और जो ये सी सीरीज़ है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी सीरीज़ होगा, इन प्रश्नों को देख लीजिए और मिला लीजिए। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, जो 91 से स्टार्ट होगा ये। निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो ये बात करा कि जो मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, और मूल कर्तव्य 51 क में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये आपको ध्यान रखें इस बात को। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको देखना है। तो इसमें है करों का भुगतान करें, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी देश की रक्षा करें, ये शामिल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ये ठीक है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें, यानी 49 जो आर्ट जो 49 है, इसमें दिया गया जो मूल कर्तव्य है, इसमें भी इसका उल्लेख किया गया। उसमें क्या बोलते हैं, इसमें राज्य के नीति तत्वों में भी। तो आप लोग देखना, अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है 92। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? देखिए, ये एक प्रश्न लगातार पेपर में आ रहा है। ये चौथी वाली शिफ्ट थी, फोर्थ वाली, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। और यही प्रश्न जो 23 तारीख का जो पेपर हुआ था, उसमें भी यही प्रश्न पूछा गया था, सेम। तो ये 91 है। 91वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था। और इसमें जो मंत्रिपरिषद है, उनकी संख्या 15% कर दी गई थी। अर्थात 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ये मायना, जैसे अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। 15% का दूना करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 सीटें। ये इसका मतलब होता है। देखिए, 93वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है स्वीप, यानी स्वीप का संबंध है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से। साफ स्पष्ट लिखा हुआ था, मतदान वाला टॉपिक है, उसमें बहुत सीधा प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 94। 94 में दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार का हिस्सा है? तो ये मौलिक अधिकार है उसका। उच्चतम न्यायालय का ये मौलिक अधिकार है कि उनको ये अधिकार दिया गया कि जो दो या दो से अधिक राज्यों का जो विवाद है, उसे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को सुनने का हक है। आगे देखिए 95। 95 है मूल संरचना का सिद्धांत। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के किस वाद में प्रतिपादित है? तो वो है केशवानंद बनाम भारती। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, तो केशवानंद बनाम भारती था ये 1973 में। कब? 1973 में आया था ये वाद। तो ये चीज़ आपको क्लियरिटी से ध्यान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 96, 96। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, सत्य और असत्य पर आपको पेपर के अंदर बहुत ध्यान रखना था। और जो हमने आरबीएससी की जो 6 क्लास से लेकर के 9th क्लास तक की जो मुहिम चलाई थी हमने, जो हमने प्रश्न डाले थे आरबीएससी के, उसमें से पेपर अधिकांश तक फंसा है। और जो फोर्थ पारी का पेपर है, वो तो मैक्सिमम 95% पेपर उसी में से आया है, आरबीएससी किताबों में से। इसके बाद में हम अभी रीट का पेपर हुआ है, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा कुछ दिन बाद में। तो हम एनसीईआरटी की पुस्तकों का 6 से लेकर के और 10वीं तक की आपको डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा उनका, और वो आपको कारगर साबित होंगे। आपकी आने वाली भविष्य में आपका वो भविष्य निर्धारण करेंगे। 96। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये ठीक है। शनि एक आंतरिक ग्रह है, तो ये तो नहीं है जम रही बात। तो ये आंतरिक ग्रह नहीं है, ये बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह है। तो 96 का जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 97। देखिए, जब 0 देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय हो रहा होगा? तो ये देखिए, इसमें हो जाएगा 11 बज जाएंगे। कितने बजेंगे? 11। देखिए साथियों, मैं आपको याद दिला देता हूँ, यानी जो पूर्वी देशांतरों में जो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य सूर्य अपना प्रकाश पहुंचाने में 4 मिनट का समय लेता है। आप आसानी से अब इसे कर सकते हैं।
आगे देखिए 98 क्वेश्चन है, भूपटपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है। तो वो कहलाता है उद्गम केंद्र। क्या कहलाता है? उद्गम का केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 99 है, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, अंतर्जनित और बहिर्जनित बल, सौरमंडल बल। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का, और इसका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अंतर्जनित बल है ये, और उसके कारण क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। अगला क्वेश्चन, अग्लुवास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार परीक्षा में। एक और प्रश्न है जो लगातार आ रहा है, पिछली बार भी आया था, अब भी आया, फिर भी आया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 101 का। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आप आगे देखेंगे, इससे पहले हमने एक और भी प्रश्न बताया था आपको जो हिंद महासागर था, जिसका उत्तर इसके बाद 102 को आप अच्छे से मिलान करेंगे और समझेंगे। देखिए थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए ये एक सुत्तपटक का हिस्सा है। ठीक बात है, थेरी गाथा सुत्तपटक का हिस्सा है, आपको भली बात ध्यान रखना है। इसमें भिखनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। यह बिना पिटक का हिस्सा है? नहीं, ये एक का हिस्सा हो सकता है, या तो बिना पिटक का हो सकता है या सुत पिटक का हो सकता है। तो ये सुत पिटक का हिस्सा है ना, तो इसमें 3 ऑप्शन नहीं है, 3 वाला ऑप्शन नहीं है। तो जिसमें 3 ऑप्शन आ रहा है उसको हटा दीजिए। तो ए वाले में 3 ऑप्शन आ रहा है, सी वाले में ऑप्शन आ रहा है, और ये क्या, डी वाले में भी 3 ऑप्शन आ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 4। तो बी उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, 103 में क्या हो जाएगा? 102 में 102 में हो जाएगा बी उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? ये आपको देखना है। खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानों का होना, जंगल हाथी का उपलब्ध होना, यानी जंगली हाथी का, ये सभी। तो इनका उत्तर हो जाएगा इसमें 100 जो 4 है, तो ये हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो काफ़ी सरल प्रश्न है, ये पहले उसमें भी पूछा गया था, और ये आरबीएससी की जो किताबों हमने डाले हैं, तीसरा ही प्रश्न है अपना 6 क्लास की किताब से ये। तो गुजरात हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 106 में दे रखा है, बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो बेरीगाजा जो नाम था वो था भरूच का। किसका था? भरूच का था। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें वेल्लन वगाई का संबंध था। जो वेल्लन वगाई का संबंध है वो किससे था? तो वो था संबंधित गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है, वेल्लन वगाई का संबंध था इससे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से देखें इसको। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियाँ बनाई थी? तो साथियों आपको पता होगा इसमें 6 उप समितियाँ थी, जिनमें 5-5 मंत्री हुआ करते थे, और मंत्रियों की संख्या 30 बताई जा रही थी। जो मेगास्थनीज जो था उनका ग्रंथ था मेगास्थनीज का इंडिका, उसमें इसका उल्लेख है। आपने भली भांति पढ़ा भी होगा इसको। अगला देखिए 109, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? अग्रहार। क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। 9वां क्वेश्चन, इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चालुक्य की राजधानी कौन सी थी? अब जो चालुक्य की राजधानी है, अब इसको आपको देखना है, तो अमरावती, मदुरई, भरूच और एहोल। तो इसका उत्तर हो जाएगा एहोल। आपको पता होगा एहोल प्रशस्ति और चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को के दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था रवि कीर्ति। उन्होंने एहोल प्रशस्ति लिखी है, और उसमें हर्षवर्धन के मध्य और पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुई युद्ध का वर्णन है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है वो। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। 11वें में सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलज, परती, चाचर व बंजर भूमि किस प्रकार यानी किस काल से संबंधित हैं? देखिए आपने अगर देखा होगा मुगल प्रशासन
जो मुगल प्रशासन काल है उसमें मुगल में ये दिया गया है, पोलज एक ऐसी भूमि थी जो उत्तम और उपजाऊ मानी जाती थी। परती 2 4 5 साल के लिए छोड़ दी जाती थी, वो थी 2 साल के बाद बोई जाती, वो थी परती। और 2 से 5 साल के बीच में जो बोई जाती थी वो थी चाचर। और बंजर भूमि वो थी जिसमें कुछ अन्न उगता नहीं था। तो 12वें में हो जाएगा डी। अच्छा प्रश्न था, बहुत सीधा प्रश्न है ये भी, ऐसी बात नहीं है। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो नस्तलिक। ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है, ए इसका उत्तर हो जाएगा नस्तलिक। यानी अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलिक थी। अब आगे देखिए, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। 114। तो ये हो जाएगा सी, थॉमस जॉन्स बारकर। ये एनसीईआरटी की पुस्तक से उठाया गया है। एनसीईआरटी की मुहिम हम अभी शुरू कर देंगे। आरबीएससी से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए इसमें। आगे देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिए, परिवार कल्याण विषय यानी परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस सूची में दिया गया है? देखिए, इसका उल्लेख वैसे 7वीं अनुसूची में है। आप थोड़ा सा सब्र करेंगे तो इसका 7 उत्तर हो सकता है 6, फिर भी बोर्ड मान्य होगा। बोर्ड क्या मानेगा इसका, बाकी 7 होता तो वो उत्तर इसका एग्जैक्ट करेक्ट होता। आगे देखिए, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो यह है संसद को। किसको? संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित भारत की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें सही जो अनुक्रम होगा वो क्या होगा? 119 है, उसमें हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इसका मतलब आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, क्योंकि क्लास के दौरान जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने प्रस्तावना को बोर्ड पे लिखा और उसे अच्छे से समझ में आपको आया भी होगा और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो आप ध्यान रखें इस बात को कि आपको याद होना ही चाहिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में हर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और डीपली पूछा गया है थोड़ा सा। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब हुआ था? देखिए, इसमें ये 2012 को ही शुरू हुआ था और 12 वर्ष या 12 से कम उम्र की बेटियों के साथ दुष्कर्म होने पर, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो इसके ऊपर ये क्या लगाया था? मृत्युदंड पोस्को लगाया गया था। तो ध्यान रखें 2012 इसका सही उत्तर है। अब देखिए, यौन शोषण पे लगाया गया एक पोक्सो एक्ट है ये। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के किस मेले को कहा जाता है? तो वो है बेनेश्वर का मेला। साथियों, ये बेनेश्वर धाम में लगता है, नवाटपुरा बेनेश्वर धाम, सोमाही जाखम नदियों के संगम पर। अगला क्वेश्चन है, थमनियों, थेरडियो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? तो ये साथियों ठुस्सी कंठ का आभूषण है। कहाँ का साथियों? 122 में हो जाएगा बी, कंठ का आभूषण है। आगे देखिए, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, देखिए इसकी स्थापना की गई थी सवाई राम सिंह के समय में। अगर आता इसमें चितेरों की ओवरी में और महाविद्यालय खोले गए थे तो उसका जगत सिंह उत्तर हो जाता। तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है और हमने आरबीएससी की जो किताबें दी हैं उन किताबों में साफ स्पष्टली लिखा हुआ है, कम से कम 10 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन सभी किताबों में। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जो वालर नृत्य है ये गरासिया जनजाति का नृत्य है और ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। नृत्यों की ट्रिक है हमारे पास बहुत शानदार, आप वीडियो पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा आपकी आने वाली परीक्षाओं में। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किस मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो ज्ञानार्जन, ज्ञानोपयोग, बोध विकास, क्रियात्मक कौशलों का विकास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? तो ये हो जाएगा क्रियात्मक कौशलों का विकास। अगला क्वेश्चन देखिए 26, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? देखिए, वैसे तो ये बोसिंग का है, फिर भी इस प्रश्न के लिए बोर्ड मान्य है, ये आप ध्यान रखना। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो मॉरिसन मॉडल, हर्बर्ट मॉडल, आसवेल मॉडल और टर्नर टीचिंग मॉडल। तो ये प्रश्न भी आपको
बोर्ड पर ही आधारित रहने देना है। देखिए, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा लक्ष्य उद्देश्य नहीं है? ज्ञान, अधिग्रहण, विश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसमें अधिग्रहण नहीं है, 20 का उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, शिक्षण मेथडों के जो प्रश्न है ना, इन पर ज़्यादा फोकस बोर्ड पर रखना। बोर्ड में जो प्रश्न वो देंगे उत्तर आपको, वो ज़्यादा मान्य होगा, क्योंकि जो हमें आरबीएससी की किताब और एनसीईआरटी की किताबों से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के सही आकलन हम आपको दे रहे हैं। अनुदेशन तकनीकी की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, इंटरवेक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन, समूह नियंत्रण अनुदेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधियों पर ज़्यादातर वहीं आपको समझना, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध में निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? मापन बराबर मूल्यांकन प्लस मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मापन बराबर मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण बराबर मापन प्लस मूल्यांकन। तो इसका डी आंसर होगा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, जो मूल्य निर्धारण करते हैं ना हम, तो पहले मापन होता है और प्लस में मूल्यांकन होता है बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 131 क्वेश्चन है। कितना है? 131। ये भी आप छोड़िए, उसी पर डिपेंड रहने दीजिए। और इसके बाद में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन को निरंतर एवं व्यापक बनाने के अंतर्गत सुझाव नहीं दिया गया है, तो ये भी आप बोर्ड पर डिपेंड रहने दीजिए, वो बताएंगे इनका उत्तर क्या है। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होती है। तो तुलनात्मक शिक्षण के लिए क्या उपयोगी है? समय तालिकाएं, पोस्टर, रेखाचित्र और ग्राफ। तो इसमें हो जाएगा समय तालिकाएं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला है 34, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। यानी प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करता है, तो ये संग्रहालय, अवलोकन और भ्रमण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। ठीक है, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेप कहलाते हैं खादर। क्या कहलाते हैं? खादर। और पुराने कहलाते हैं बांगर। भाबर और तराई के बारे में हर बार प्रश्न आता है, लेकिन आपके पुटअप नहीं किया गया, और भाबर और खादर भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो वह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ए हो जाएगा इसका, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। 37, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जो जूट है उसे सोने का रेशा कहा जाता है। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। धात्विक खनिज युग में है, जो धात्विक है उनमें हो जाएगा मैग्नीज और तांबा, ये धात्विक हैं। और इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है? तो ये कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है? 139वां क्वेश्चन है, देखना आप। इसका हो जाएगा हिमालयन यव। देखिए, ये प्रश्न भी आरबीएससी की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप उन वीडियो को जरूर देखना अगर नहीं देखें तो आपने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ है वर्षा जल के लिए। जो वर्षा जल है, जो टाँकों में इकट्ठा किया जाता है, जो पानी पश्चिमी राजस्थान में, वो टाँकों में जो इकट्ठा किया जाता है उसे पालर पानी कहते हैं, वर्षा जल को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित है? तो साथ ही वो है भड़ला, जोधपुर में। भड़ला, जोधपुर, ए आंसर हो जाएगा इसका। 42 है। देखिए, इसमें आप उत्तर देखना, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ये क्या कह रहा है, आप पूरी तरह से देखिए। 42, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। अब आप देख रहे हैं एक में क्या है, बी है, तो बी कौन से में? देखिए, पहले में बी है और बाकी किसी में भी नहीं है, तो आपका ए उत्तर हो जाएगा। आप मिला लेना फिर आराम से। जैसे पतंग महोत्सव है वो जयपुर का है, तो 3 में डी हो जाएगा। 3 में डी, देखिए 3 में डी है। और 2 है मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, और मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है उदयपुर में। आराम से आप कर लेंगे इसको। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है, ध्यान रखना, सत्य और असत्य में। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। और राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। तो साथियों, कल्प वृक्ष रोहिड़ा नहीं है, कल्प वृक्ष तो है खिजड़ी, रोहिड़ा तो पुष्प है। ध्यान रखें, बहुत सामान्य प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आप आराम से कर सकते थे।
क्वेश्चन है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? लूनी जोजड़ी की सहायक है, बनास की मैनाल सहायक है, चंबल की पार्वती सहायक है, लेकिन माही की बाणगंगा सहायक नहीं है, ध्यान रखें। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सी। 45 अजमेर के पास स्थित पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णुराज ने। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादाश्री थे और इन्होंने बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? देखिए, जब हमने आरबीएससी की जो किताबें डाली हैं उसमें कई बार हमने जेडी हॉल का नाम लिया था और ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखा भी है वीडियो में कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा 100%। और ये एक स्वरूप सिंह के बारे में, शासक के बारे में पूछा गया था और ये पॉलिटिकल एजेंट है, ये हॉल है, ध्यान रखें इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? देखिए, हमने एक वीडियो में मोतीलाल तेजावत का दिया है कि मोतीलाल तेजावत किस परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये ओसवाल ब्राह्मण परिवार से, ओसवाल बनिया परिवार से ये बिलोंग करते हैं और इनका जन्म कोलियारी नामक गांव में हुआ था। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया और मैंने वीडियो के नीचे लिखा हुआ है ये इसका जन्म। अगला क्वेश्चन देखिए, 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस कृति पर दिया गया था? तो वो दिया गया था शबद पर। किस पर दिया गया था? शबद पर। देखिए, कन्हैयालाल सेठिया का एक और प्रश्न पूछा गया था पुस्तकों से, वो एक फिल्म बनी थी ना पहेली, वो प्रश्न भी आया था। एक प्रश्न है, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से था? तो ये था सिरोही रियासत से हाथल गांव का संबंध। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है 50वां, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? ये था तारागढ़। कौन सा था? तारागढ़, डी ऑप्शन होगा। देखिए साथियों, मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो 23 तारीख को जो पेपर हुआ था वो पेपर के मुकाबले ये उससे कहीं 20% सरल है 23 के। और 23 के 23 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसका जो 24 तारीख की फोर्थ पारी में हुआ था वो कम से कम 50% सरल है। तो ध्यान रखें, जो पारी सेकंड में जो हुआ था 23 जुलाई को वो पेपर बहुत कठिन था। अगर उसमें 30 से 35 के बीच भी बच्चा नंबर ला रहा है ना, ये मान लेना बहुत नंबर लाया है। अब इसका जो रेशो है जो फोर्थ पारी में हुआ है, अगर इसमें आपके 45 से 50 के बीच नंबर बन रहे हैं तो आप ठीक स्थिति में हैं। बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहेंगे इसको, ठीक स्थिति है। लेकिन लड़के 55, 56, 57 नंबर लाएंगे उसमें 100%। 58-59 नंबर लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा पेपर था। और जो ये वाला जो आज जिस पर हमने डिस्कस किया है, ये जो पेपर है ये लगभग अगर आपके 35 से लेकर के और 45 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं, मेरा ये मानना है। तो 45 वाला बहुत अच्छी स्थिति में और 35 वाला भी कम स्थिति में, ये ठीक स्थिति में। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको NCERT की बुकें सारी पेश करेंगे और आपके लिए आपकी ज़िंदगी में एक नए या चार चांद लगने की संभावना व्यक्त हो जाएगी। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।